अध्यक्ष महोदय श्री हरिवंश जी, बाबू राम बहादुर राय जी, मंचासीन और सभागार में उपस्थित सभी विद्वज्जन, सर्वप्रथम मैं आभारी हूँ इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र और सप्रिय संग्रहालय भोपाल का ये सुअवसर देने के लिए। और मैं डिजिटल युग में जो पर्यावरण विमर्श की बात है वो यहाँ पर आपके समक्ष करने आया हूँ और कुछ उदाहरणों से मैं अपनी बात आपके सामने रखूँगा। और मुझे समय मिला है सर 10 मिनट का, लेकिन कोशिश करूँगा कि 10-12 मिनट में मैं अपनी बात पूरी कर पाऊँ। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि जो पर्यावरण है, अगर हम उसको सिर्फ पर्यावरण के खांचे में फिट कर दें और उस पर पत्रकारिता करें तो ऐसा संभव बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कोई भी चिंतन अगर हम पर्यावरण पे करते हैं तो उसके साथ स्वास्थ्य, विज्ञान, कृषि, ये सब चीज़ें अपने साथ ही वो समेट लेता है। तो यहाँ पर एक छोटा सा उदाहरण आपको मैं दूंगा। ये बात है वर्ष 2008 की। भारतीय अखबारों में, खासतौर पर उत्तर भारत में, मैं लखनऊ और दिल्ली के आसपास उस समय 2008 में रह रहा था, यहाँ पर और मध्य प्रदेश में भी ये खबर प्रकाशित हुई कि एक महामशीन का महाप्रयोग चल रहा है जिसमें एक ब्लैक होल बनेगा और पृथ्वी खत्म हो जाएगी। उस खबर को पढ़ने के बाद, जैसा कि मुझे समाचारों से ज्ञात हुआ, मैंने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, लेकिन जैसा मुझे समाचारों से ज्ञात हुआ कि उस खबर को पढ़ने के बाद भोपाल के समीपवर्ती किसी गांव में 16 वर्षीय बच्ची ने सल्फास खाके आत्महत्या कर ली। वो इतनी भयाक्रांत हो गई, और ये आप इंटरनेट पर डालेंगे आपको पूरी खबर BBC, टाइम्स ऑफ इंडिया, सब जगह मिलेगी कि ऐसा हुआ। अब उस महामशीन का महाप्रयोग जो जेनेवा के पास चल रहा था, एक CERN नाम की प्रयोगशाला बनी है, पृथ्वी से नीचे है और करीब 27 किलोमीटर लंबी गहरी वो सुरंग है, जिसमें अभी तक के हमारे विज्ञान में सबसे बड़ा प्रयोग इसको कहा जा रहा है जो हो रहा है, वो सूक्ष्मतम कण की तलाश में कि जब ये सृष्टि बनी, जब पृथ्वी बनी, ब्रह्मांड बना, तो आखिर वो कौन सा कण था जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अणु, परमाणु से भी छोटा था। अगर भौतिक विज्ञान में आपको ज्ञान हो तो हम क्वार्क्स पार्टिकल की बात करते हैं, उससे भी छोटा था। यानी उस कण की अगर खोज हो जाएगी तो हमको ये पता लग जाएगा कि हमें भार कहां से आता है। अभी तक वैज्ञानिकों को नहीं पता कि हमें हमारा भार कहां से आता है। ये कलम अगर 10 ग्राम का है तो भार कहां से आया। अब इतना शानदार प्रयोग हो रहा था जिसमें 400 के लगभग भारतीय वैज्ञानिक वहां काम कर रहे हैं, और सबसे बड़े गर्व की बात थी कि उस कण का नाम दिया गया हिग्स बोसॉन, पीटर हिग्स और हमारे महान वैज्ञानिक सर सत्येंद्रनाथ बोस, जिस पर हमको जश्न मनाना चाहिए और जिस पर हमको गर्व होना चाहिए था। लेकिन हमने जो नैरेटिव सेट किया, एक मिस कम्युनिकेशन, एक फेक न्यूज, उस समय ये डीप फेक और फेक न्यूज और इतना ज्यादा इसका वेरिफिकेशन की चीजें नहीं थी, और ये खबर प्रकाशित हुई। अब यहां से आपको मैं ले जाऊंगा करीब 40 साल पहले, जब यही प्रयोग अपने शैशवावस्था में था, अपने पैरेंट लेवल पे था, उसी जेनेवा में, और वहां पर इतना ज्यादा डेटा निकला, जस्ट मैं आपको रेफरेंस के लिए बता रहा हूं, इतना डेटा निकला कि उसको कंप्यूटर में रखना मुश्किल हो गया। अलमारी भर गई, कंप्यूटर भर गए। तो एक सज्जन थे जो मनोवैज्ञानिक थे, कंप्यूटर के जानकार थे, उनको कुछ सूझा और उन्होंने बना दिया WWW, वर्ल्ड वाइड वेब। उनका नाम था टिम बर्नर्स-ली, आई थिंक 1989 की बात है शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और ये करीब 4 दशक पहले की बात है, और अब हमने उस कण को नाम दे दिया, किसी हमारे प्रकाशक ने, गॉड पार्टिकल। और फिर वो बहुत सारे टीवी डिबेट्स हुए कि कण कण में भगवान और बहुत सारी चीजें, और वैज्ञानिक कहते रहे कि भाई ये भगवान तो है लेकिन ये ईश्वरीय कण आप कहो उसको, लेकिन ये वैज्ञानिक का नाम नहीं है, ये नाम दे दिया है। लेकिन पत्रकारिता में उसको गॉड पार्टिकल, लेकिन उसका नाम, तथ्यात्मक नाम हिग्स बोसॉन था, जिसमें भारतीय वैज्ञानिक का नाम भी शामिल था। अब इसके बाद आपको मैं लेकर चलता हूं। मैंने पिछले अपने 25 वर्ष या 30 वर्ष के करियर में कह लें, लगभग 22 वर्ष विज्ञान प्रसार में बिताए हैं, जहां 12 वर्ष मुझे विज्ञान फिल्मों को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव मैंने वहां आयोजित किए विज्ञान के ऊपर। और मैंने प्रयास किया कि आदरणीय श्याम बेनेगल, अमिताभ बच्चन और बहुत सारे जो बड़े लोग हैं बॉलीवुड के, उनको क्यों ना मैं विज्ञान से जोड़ूं और उनको बताऊं कि ये हमारी एटॉमिक एनर्जी, इसरो, हमारा हेल्थ, हमारा एग्रीकल्चर, साइंस, टेक्नोलॉजी, जीवांतरित फसलों की बात है, इसरो के रॉकेट की बात है, उपग्रह की बात है, इसमें तमाम करोड़ों रुपया खर्च होता है। डॉक्यूमेंट्री फिल्में बनती हैं जो कहीं ना कहीं वो बनने के बाद अलमारी में बंद हो जाती हैं। तो दुनिया देखेगी जब अमिताभ जी आएंगे
या श्याम बेनेगल आएंगे। तो इस तरह का मैंने प्रयास किए और उसमें से एक छोटा सा मैं आपको उदाहरण दूंगा इसी पर्यावरण पत्रकारिता का, जिसमें आपको ये पता चलेगा कि हमारे ये नहीं कि मैं विज्ञान मंत्रालय में काम कर रहा हूं या मैं विज्ञान संचारक हूं तो मैं केवल वही बात करूंगा, लेकिन वहां भी बड़ा मुश्किल है। हम बहुत सारा समझाना पड़ता है हमारे वैज्ञानिकों को कि भाई हर फिल्म में मत तलाशो कि अल्बर्ट आइंस्टाइन का कोई इक्वेशन होगा या न्यूटन का फार्मूला होगा। श्याम बेनेगल जी जूरी चेयरमैन थे, 2016 की बात है, मुंबई में राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव। एक फिल्म आई जिसमें बांदीपोरा जम्मू कश्मीर में वुलार लेक, फ्रेश वाटर की ये बहुत बड़ी लेक है, रामसर कन्वेंशन साइट के उसको कहा जाता है। वहां पर एक कचरा बीनने वाला 12 वर्ष का बच्चा है बिल्ला, वो जाकर नाव से कचरा बीनता है और कबाड़े में बेच के आता है, अपनी माँ को 100 रुपया 50 रुपया देता है। घर में उसकी अविवाहित बहनें हैं, उसके पिता की मृत्यु हो चुकी है और माँ घर में बर्तन मांजने का काम करती है। तो यहां पर एक ह्यूमन एंगल स्टोरी थी जिसमें वुलार लेक थी, वहां का कचरा था और वहां की मछलियां मर रही हैं क्योंकि वहां की जो पर्यटक हैं और लोकल आबादी वहां कचरा डालती है, प्लास्टिक डालती है और वो मछलियां मर रही हैं। तो उसमें सारा कुछ इकोलॉजी थी, मछलियों का जीवन था और बिरला कैसे उस सफाई में अपना योगदान दे रहा है, वो बिरला का कहानी थी। तो यहां पर हमारे ज्यूरी में वैज्ञानिक, अरे भाई ये तो ह्यूमन स्टोरी है, इसमें साइंस कहाँ है। तो श्याम बेनेगल जी ने उनको समझाया कि एक ह्यूमन स्टोरी है, इतनी खूबसूरत कश्मीर की वादियों में वो बच्चा मछलियों को बचा रहा है, सारी इसमें इकोलॉजी है, इन्वायरमेंट है, सारे आंकड़े हैं, यूएन की सारे तथ्य उन्होंने दिए हुए, और क्या चाहिए आपको। और इस फिल्म को गोल्डन बीवर अवार्ड, हमें हमारा जो 2 लाख रुपए का अवार्ड था वो दिया गया। उसके बाद ये बिल्ला और ये फिल्म माननीय प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में आई और मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने 15 मिनट 2022 में 15 मिनट उस बच्चे के ऊपर उसकी तारीफ की और उसके बाद वो ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया सफाई अभियान का और बहुत सारी आगे बातें हुई। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि पर्यावरण पत्रकारिता में नीतिगत विषयों पे और कानूनी विषयों पे बांध से लेके बहुत सारी चीजों पर पत्रकारिता बहुत होती रही है, जन आंदोलनों पर बात होती रही है, लेकिन उसका जो वैज्ञानिक पहलू है, उसका जो पर्यावरणीय पहलू है, वो हम अपने पाठक को नहीं समझा पाते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी जो त्रासदी है, जिसका प्रयास हम लोगों ने 3 दशकों में किया विज्ञान प्रसार के माध्यम से, कई सारी यूनिवर्सिटीज में, हमारे मीडिया कॉलेजेस में विज्ञान पर्यावरण को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है स्पेशल पेपर के रूप में, लेकिन अभी भी जो उसका ढांचा है पत्रकारिता की पढ़ाई का, उस पाठ्यक्रम में वो शामिल नहीं हो पाया है। तब बच्चे जब पत्रकार बनकर निकलते हैं और हमारे पास आते हैं कि सर वो सैटेलाइट लॉन्च हो रहा है, उसके बारे में जरा बता दीजिए। अब आजकल चैट जीपीटी और गूगल ये सब आ गया, थोड़ा पढ़ लिख के आते हैं वो, लेकिन अभी 10-1 साल पहले उनके पास कोई बैकग्राउंड नहीं होता था और वो रिपोर्टिंग भी फिर धन्यवाद मोदी जी का जो इसरो के लॉन्च पैड पे पहुंचते हैं और सारा मीडिया भी वहां पहुंच जाता है। तो एक विज्ञान संचारक हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, जिसकी वजह से हम विज्ञान संचार को और गति दे पा रहे हैं। जीवांतरित फसलों की बात करें, यहां पर अभी बात की मंगल साहब ने कि आंदोलन बहुत सारे पैदा हो जाते हैं देश में। अरे भाई, जीवांतरित फसलों में एक हमको आप रिसर्च दिखा दें कि जो मिट्टी में, पानी में, आपकी सेहत में कोई इसका खराब असर हुआ हो। बीटी कॉटन, बीटी अभी सुप्रीम कोर्ट में भी है, बीटी मस्टर्ड उसके बाद क्या हुआ मुझे पता नहीं, लेकिन 1-1.5 साल पहले सुप्रीम कोर्ट में उस पर सुनवाई हो रही थी। लेकिन यहाँ पर प्रयोग बाद में होता है, आंदोलन पहले शुरू हो जाते हैं। तो ये बड़ी त्रासदी है कि विज्ञान की समझ और पर्यावरण की समझ इसलिए भी कमजोर हो जाती है क्योंकि एक नैरेटिव सेट कर दिया जाता है कि हमें उसी में पत्रकारिता करनी है। पत्रकार को क्यों नहीं वो एक समान पाठक के लिए आम भाषा में, सरल भाषा में विज्ञान और पर्यावरण की बात आगे तक क्यों नहीं पहुंचाई जाती। अभी परमाणु ऊर्जा पर कलपक्का में जो हमारा रिएक्टर आरंभ हुआ है, जिसमें थोरियम में संभावनाएं हैं, देश हमारा थोरियम रिच है। हम लोगों ने कुछ 1 साल पहले परमाणु ऊर्जा पर बहुत सारे जागरूकता कार्यक्रम किए कि देश में अब हम स्वच्छ ऊर्जा की बात करते हैं, सौर ऊर्जा की बात करते हैं और साथ में परमाणु ऊर्जा जो भाभा का विजन था और उसको भी हम लेके आगे बढ़ रहे हैं। त्रिस्तरीय हमारा परमाणु पूरा कार्यक्रम है जो थोरियम की बात करेगा। थोरियम से हम बिजली बनाएंगे और सबसे बड़ी बात यह होगी उसमें कोई कचरा नहीं बचेगा, जो कचरा होगा वो भी रिसाइकिल हो जाएगा। संक्षेप में, क्योंकि वो कहानी लंबी है, अभी समय नहीं है, लेकिन अब यहां पर आप देखें कि बहुत सारे हमको पत्रकारों ने सवाल किया, और वो तो रेडिएशन फैलता है, उससे तो अनुवांशिक बीमारियां होती हैं, अपंग हो जाता है बच्चा, जो है अपाहिज पैदा होता है, इत्यादि इत्यादि। रेडिएशन खतरनाक है, हम सब रेडिएशन के समुद्र में गिरे। अगर हमें कोई ऐसा चश्मा दे दिया जाए कि हम रेडिएशन को देख पाए
तो हम लोग यहाँ शायद कमरे में ना रह पाए, पता नहीं कहाँ भाग के चले जाएं। यहाँ तो सारा रेडिएशन है, बल्ब से, कैमरे से, माइक से, हमारे शरीर से, इस वायरलेस से, सबसे रेडिएशन निकल रहा है। रेडिएशन खतरनाक तब है जब उसकी ज्यादा डोज हम तक पहुंचती है। हमारा चोट लगने पर एक्सरे कराने हम जाते हैं, सीटी स्कैन कराते हैं, थैंक्स टू रेडिएशन, थैंक्स टू विकिरण, जो वही एटॉमिक एनर्जी का सिद्धांत जो रेडिएशन वहां काम करता है, वही रेडिएशन हमारे स्वास्थ्य में, हमारे सीटी स्कैन में और एक्सरे में काम करता है। तो आप ये कहा जाता है कि अगर 100 वर्षों तक परमाणु ऊर्जा घर के अंदर बैठे रहे, उसकी चारदीवारी के अंदर बैठे रहे, तो उतना ही एक्सरे आपके अंदर जाएगा जितना एक बार एक्सरे कराने पे आपके अंदर जाता है। अब मैं कोयले का विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं तो ऐसा वो नहीं कर रहा हूं कि मैं कोयले का, लेकिन कोयले से हमें बिजली मिल रही है, लेकिन एक उसकी एक लिमिटेशन है। कोयला खत्म होने के बाद क्या होगा? तो हमारा सौर ऊर्जा और हमारी नाभिकीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा की हम बात कर रहे हैं, हरित ऊर्जा की बात कर रहे हैं। 27 मालगाड़ियां, जो विशेषज्ञों से मुझे पता लगा, 27 मालगाड़ियां कोयले से भरी हुई खड़ी कर दीजिए। एक मालगाड़ी में लगभग 50-55 और अधिक बोगी होती है। 27 मालगाड़ियां भर के कोयला और एक छोटी सी कार भर के यूरेनियम, दोनों से बनने वाली बिजली की मात्रा बराबर होगी। और कोयले से जितना इमिशन होगा उसमें दिल्ली जितना बड़ा पहाड़ बन जाएगा, उसको अगर ठोस कर दिया जाए। और यूरेनियम से क्या निकलेगा? कई सारे लोगों ने, अरे देखो वो तो वहां धुआं निकलता है। धुआं नहीं निकलता, वो केवल वाटर वेपर, भाप निकलती है। अरे इसमें तो गर्म पानी निकलता है, और गर्म पानी में रेडिएशन होता है, मछली सारी मर जाएंगी। कुछ नहीं होता, गर्म पानी होता है, उस भट्टी को ठंडा करने के लिए पानी गर्म हो जाता है, पानी बहा दिया जाता है तालाब में, कोई मछली मरती नहीं। हमने तालाब के अंदर कैमरा डाल के शूटिंग करी, हमको सारा मछली जिंदा मिली, कहीं कोई मछली नहीं रही थी। जहां परमाणु बिजली घर है, वहां अस्पताल है, स्कूल है, लोगों को जॉब मिले हुए हैं, लोग 40-50 साल से वहां जिंदा है, किसी को कोई कैंसर नहीं हुआ, किसी को कोई रेडिएशन नहीं हुआ। बहुत सारी बातें IIT दिल्ली में हो रही हैं जिन पर रिपोर्टिंग की जानी चाहिए। हमारे जीनांतरित फसलों के अलावा पंचगव्य बनाया जा रहा है, गोमूत्र और गोबर और देसी घी इत्यादि डालकर। उसके साथ में अगर हम इंफोडेमिक्स की बात करें, क्योंकि यहाँ पर पर्यावरण की हम बात करेंगे तो स्वास्थ्य, जैसे मैंने कहा कि हम उसको अलग नहीं कर सकते। कोरोना काल की हम अगर बात करें, कोरोना काल में हर एक टीवी चैनल में मैंने देखा है कि एक एंकर डॉक्टर से पूछ रहे हैं। दिल्ली में सारे टीवी चैनल हैं और कोरोना में हर चैनल में चाहिए थे डॉक्टर्स को बुलाओ। अब कोई डॉक्टर आंख का है, कोई दांत का है, कोई कान का है, हर आदमी, हर डॉक्टर वायरोलॉजिस्ट नहीं होता। एंकर ने सवाल पूछना शुरू किया कि सर हम कितने बार गार्गल करें? हाँ 2-3 बार कर लो। कितने बार स्टीम लें? हाँ 2-3 बार ले लो। फिर एक एंकर ने पूछा तो सारे एंकर से पूछना शुरू कर दिया चैनल्स में, बाजार से स्टीमर गायब हो गए और सब गार्गल करेंगे तो हम कोविड से बच जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। केवल एक डॉक्टर ने बताया कि भाई कोविड से बचने के लिए गरारे और ये गार्गल और ये स्टीम इसका इलाज नहीं है। तो आपको खांसी सर्दी जुकाम हो गया वो कर लो। आप जो बता रहे हैं इससे गलत मैसेज जा रहा है समाज में। आप बॉइलिंग वाटर जो है वो वायरस को निष्क्रिय कर सकता है। इस गर्म गार्गल करने से और उससे कुछ नहीं होने वाला, और बॉइलिंग वाटर से हम गार्गल नहीं कर सकते। तो इस तरह की चीजें आवश्यक है कि जब पर्यावरण की पत्रकारिता आरंभ हो तो हमारे लोगों तक पहुंचे। और इसके साथ उसकी बात की गई, जो वैक्सीन हम लगवाते हैं उसमें तो जिंदा वायरस शरीर में डाल दिया जाता है, तो नहीं भी होगा कोविड तो भी हो जाएगा। बहुत सारे डर बैठाए गए, लेकिन हम ये अपने लोगों को नहीं समझा पाए कि एक अदृश्य वायरस जिसको हम नहीं देख सकते उसमें इतनी शक्ति है। उसकी दवाई सैनिटाइजर वायरस को मार सकता है, ये भी वैज्ञानिक रूप से कथन गलत छपा अखबारों में। वायरस को आप मार नहीं सकते क्योंकि वो जिंदा और मृतक के बीच की कड़ी है। और वैक्सीन लगवाने से वैक्सीन एंटीबॉडी बनाएगा, एक तरह का प्रोटीन बनाएगा जो आपके सेल को बंद कर देगा और वायरस आपके सेल में, कोशिका में नहीं पहुंच पाएगा। तो ये सारी बातें पर्यावरण के संदर्भ में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि स्वास्थ्य, विज्ञान और कृषि को हम किसी भी कीमत पर पर्यावरण से अलग नहीं कर सकते। और एक और मुझे बात बताते हुए बहुत हर्ष है कि मैं 22 साल विज्ञान प्रसार में काम करने के बाद अभी हाल ही में लखनऊ स्थित बीरबल साहनीपुरा विज्ञान संस्थान में मेरा ट्रांसफर हुआ है। और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र और हमारे संस्थान के बीच एक MOU भी हुआ है, यानी मैसेज किया जाता है कि कला और विज्ञान अलग अलग नहीं है, बंद कमरे में नहीं है, मिल के काम कर रहे हैं, एक संग काम करेंगे। उसका छोटी सी बानगी आपको मैं दूंगा। अभी हमारे पास भारतीय सेना के कुछ सैनिक, कुछ बड़े अधिकारी आए एक झंडा लेके कि ये झंडा जो है वो महाराणा प्रताप के वंशजों ने हमको, उनके परिवार ने हमको दिया है, मेवाड़ रेजिमेंट, भारतीय सेना। अब ये हमको नहीं पता और उनको भी नहीं पता कि ये क्या उसी सेना का झंडा है।
तो वो राष्ट्रीय फैसिलिटी हमारे लैब में है। रेडियो कार्बन डेटिंग की गई और हमने बताया कि ये झंडा सन 1600 का है और ये साबित हुआ कि ये महाराणा प्रताप की आर्मी का झंडा है। 1597 में इनकी मृत्यु हुई थी अगर मैं गलत नहीं हूं तो, और 1600 का, क्योंकि एग्जैक्ट डेट हम नहीं निकाल सकते, एक अनुमान लग पाता है रेडियो कार्बन डेटिंग से, वो हमने करके वहां दिखाया। तो यहां पर मेरा बार बार ये आग्रह है कि हम पत्रकारिता को अवश्य कला या ह्यूमैनिटीज या सोशल साइंस में गिनते हैं, लेकिन साइंस से हम परहेज क्यों करते हैं मुझे नहीं पता। और छोटी सी यहां पर एक बात और मैं बोलूंगा कि धरती को पढ़ने की जो धरती पर रिपोर्टिंग, क्योंकि यहां पर जो संस्थान है हमारा वो बड़े अद्भुत और आश्चर्यजनक काम कर रहा है। मैं बस 2 मिनट में फिर अपनी बात समाप्त करूंगा। हमें पृथ्वी के इतिहास को देखना और पढ़ना आवश्यक है। लगभग 4.5 अरब वर्ष पुरानी है हमारी पृथ्वी। बहुत सारे उतार चढ़ाव हमारी पृथ्वी ने देखे हैं और मुझे यह भी आपको बताना है कि 5 महाविनाश हमारी पृथ्वी ने झेले हैं। एक महाविनाश पहला जो हुआ था वो 44 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था, जो ऑर्डोविशियन काल कहलाता है। उसके अंत में जब समुद्री जीवन का बड़ा हिस्सा समाप्त हो गया था। दूसरा जो हमारा महाविनाश हुआ 37 करोड़ वर्ष पूर्व, जब डेवोनियन काल कहलाता है, समुद्री बायोडाइवर्सिटी को भारी क्षति पहुंची थी। तीसरा लगभग 25 करोड़ वर्ष पूर्व पर्मियन महाविनाश था, पृथ्वी के इतिहास का सबसे बड़ा जैविक संकट माना जाता है। 95% प्रजातियां समाप्त हो गई। चौथा 20 करोड़ वर्ष पहले ट्रायसिक काल, और अभी 5वां जब डायनासोर गायब हो गए। 6.6 करोड़ वर्ष पूर्व हमारा एक क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से टकराया और डायनासोर समेत अनेक प्रजातियां विलुप्त हो गई। इन घटनाओं का सबसे बड़ा संदेश क्या है कि प्रकृति का संतुलन असीमित नहीं होता। हमको संतुलन बना के रखना है अपनी रिपोर्टिंग में भी, अपने क्रियाकलापों में भी, क्योंकि हम धरती को मां कहते हैं, गंगा और नदियों को भी मां कहते हैं। तो यहां पर जब जलवायु तेजी से बदलती है, वातावरण में ग्रीन हाउस की हम मात्रा बढ़ाते जाते हैं, प्लास्टिक हम फैलाते जा रहे हैं, तो यहां पर डायनासोर अगर आज के सोशल मीडिया युग में विलुप्त होते तो क्या होता अगर आज डायनासोर होते? तो कुछ चैनल कहते हैं कि डायनासोर विलुप्त नहीं हुए, किसी विदेशी षड्यंत्र का परिणाम है। इस पर और अध्ययन की आवश्यकता है और डायनासोर स्वयं अपनी विलुप्ति के लिए जिम्मेदार है, इत्यादि इत्यादि सोशल मीडिया के नैरेटिव सेट हो जाते और यह भी तय होता कि मनुष्य पर उसका आरोप लगता, क्योंकि पृथ्वी के इतिहास में पहली बार कोई प्रजाति ऐसी है जो पूरे ग्रह की जलवायु, नदियों, जंगलों, महासागरों और बायोडाइवर्सिटी को प्रभावित करने की क्षमता रखती है। और वो प्रजाति कौन है? हम मनुष्य। तो आज विश्व भर के वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं कि मानवीय गतिविधियों से संभावित 6ठा महाविनाश की दिशा में हम बढ़ रहे हैं। कोई क्षुद्र ग्रह टकरा जाए या कोई, और अभी हमारे वैज्ञानिक जाते हैं अंटार्कटिक और आर्कटिक दोनों हमारे ध्रुवीय प्रदेशों में जाते हैं और वहां भी सर ये निकल के आया है कि कार्बन के पार्टिकल्स मिले हैं। अब आर्कटिक और अंटार्कटिक पर हम लोग चूल्हा नहीं जलाते, हमारी आबादी वहां नहीं है, इसी आबादी से कार्बन बह के वहां जा रहा है। बहुत दिलचस्प रिसर्च सामने आ रही है कि वहां कार्बन के कण हमको मिल रहे हैं। तो आर्कटिक और अंटार्कटिक भी हमने साबित नहीं छोड़ा। तो यहां पर मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा और एक आपको इतना भी आगाह कर दूंगा कि प्लास्टिक हम खा रहे हैं। साल भर में 10-15 ग्राम प्लास्टिक हम खा जाते हैं। हमारे मस्तिष्क में, किडनी में, लिवर में, पैंक्रियास में और यहां तक कि मां के दूध में भी प्लास्टिक के नैनो पार्टिकल्स पाए गए हैं। नैनो पार्टिकल क्या होता है? कोरोना वायरस का साइज जानते हैं ना आप? 120 नैनोमीटर। अब नैनोमीटर क्या है? 1 मीटर का 100 करोड़वां भाग। 1 मीटर के 100 करोड़ टुकड़े करेंगे तो एक बनेगा 1 नैनोमीटर। तो वो नैनो प्लास्टिक हमारे शरीर में जा रहा है पानी की, प्लास्टिक की बोतलों से। हर चौराहे पे मुझे ताज्जुब होता है, पढ़े लिखे लोग चाय पैक कर दो, ऑफिसों में चाय जाती है, कॉफी जाती है, पॉलिथीन में वो जहर जा रहा है, कैंसर जा रहा है। इसको हमें सोचना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहां आमंत्रित करने के लिए। धन्यवाद।